हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है आनुवंशिकी। डियर स्टूडेंट्स, इस आनुवंशिकी में कल मैंने आप लोगों को आनुवंशिकता से संबंधित नियमों, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों के बारे में उनके दो नियम कराए। पहला नियम था उनका प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम था उनका पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। डियर स्टूडेंट, वो जो दोनों नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के थे वो दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे। अब जो मैं तीसरा नियम कराने जा रहा हूं वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, इस शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। स्वतंत्र यानी कि एज ए फ्री, अपव्यूहन, अपव्यूहन शब्द जो है इसमें अपव्यूह, अपव्यूह का मतलब होता है बिखरना, यानी कि इसमें जितने भी जो लक्षण हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बिखेर देना, एक एक लक्षण को स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शित करना ही स्वतंत्र अपव्यूहन में आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस नियम के अनुसार हम देखेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया, इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से ये द्विसंकर संकरण पर आधारित था, एक ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये किस संकरण पर आधारित था? द्विसंकर संकरण पर। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम है। डियर स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों का संकरण कराया जाए, अब तक हमने कितना था? एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया था पहले और दूसरे नियम में। डियर स्टूडेंट, इसमें हम दो लक्षणों को लेकर के संकरण कराएंगे, जैसा कि उन दोनों में हमने केवल एक ही लक्षण लिया, लंबाई का। यहाँ पर एनी कोई भी जो 7 लक्षण लिए उनमें से कोई 2 लक्षण लेकर के संकरण कराएंगे, तो वो कंडीशन है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे 2 लक्षण ले चुके हैं, बीज का रंग और बीज की आकृति। तो इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों का संकरण कराया जाए तो एक लक्षण की वंशानुगति का, माना एक लक्षण ये है और एक ये है, तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर डियर स्टूडेंट्स कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि बीज के रंग पर बीज की आकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा और ना बीज की आकृति पर बीज के रंग का प्रभाव होगा। ये दोनों लक्षण जो हैं, प्रत्येक लक्षण का अपना युग्म विकल्प बनेगा और प्रत्येक लक्षण अलग ही नहीं होता, अपना अलग ही नहीं होता, अपितु एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अपने अपने लक्षणों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यह लक्षण स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस नियम में हम लोगों ने पहले दो नियमों में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले जो दो नियम थे ग्रेगर जॉन मेंडल के, प्रभाविकता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो दोनों नियम डियर स्टूडेंट्स ग्रेगर जॉन मेंडल के वो दोनों नियम किसके ऊपर आधारित थे? वो दोनों नियम एक संकरण के ऊपर आधारित थे। डियर स्टूडेंट, इसके बाद में अपने जो दोनों नियमों की बात आती है तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम डियर स्टूडेंट्स अपना जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऐसे नियम के आधार पर इसमें दो लक्षणों को लेकर के वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने जो दो लक्षण लिए उनमें पहला लक्षण है बीज का रंग। बीज के रंग के दो युग्म विकल्प होते हैं, एक होता है पीला और एक होता है हरा, प्रत्येक युग्म विकल्प। इसी तरीके से बीज की आकृति, बीज की आकृति के भी दो विकल्प हैं, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 7 नियम लिए वो सभी युग्म विकल्पों के आधार पर लिए एक लक्षण एक जोड़े के रूप में पाया जाता है। जैसे लंबाई, हम कहते हैं कि ये लंबा है, लंबे में भी कैसा लंबा है? लंबा तो है लेकिन कैसा है? बहुत लंबा है या छोटा है? तो लंबापन और पौनापन। इसी तरीके से यहाँ पर दो लक्षणों को दो लक्षण लेकर के संकलन कराया। तो डियर स्टूडेंट्स, बीज का रंग, बीज के रंग को पीले से व्यक्त किया तो येलो, येलो के ठीक विपरीत हमने क्या लिख दिया? स्मॉल लेटर वाई। इसी तरीके से बीज की आकृति राउंड, इसके विपरीत हमने क्या लिख दिया? झुर्रीदार यानी स्मॉल लेटर आर। इनके आधार पर हम चेकर बोर्ड बनाते हैं डियर स्टूडेंट, या शतरंज पट्ट विधि भी कही जाती है। इसमें आएगा आगे जो हम अब आगे बनाने जाऊंगा। इसमें इससे पहले हम देख लेते हैं कि गोल पीले, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले क्या लिया? समयुग्मजी पादप लिए। तो समयुग्मजी पादपों में दो लक्षण यहाँ पर हो गए गोल पीले।
गोल और पीले, कैपिटल आर दोनों, दोनों कैपिटल वाई। फिर झुर्रीदार हरे, स्मॉल लेटर आर स्मॉल लेटर वाई। ये कैसे हैं? सभी समयुग्मजी हैं। इनसे हमने क्या ले लिया? इन दोनों का एक आर और इन दोनों वाई से एक वाई। ऐसे दोनों कैपिटल आर से एक, दोनों स्मॉल आर से एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई से एक वाई। डियर स्टूडेंट, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आई, यहां से आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स, इनमें जो बीज का रंग है उसके दो विकल्प हैं, पीला और हरा। पीले को कैपिटल वाई से समयुग्मजी रूप में और हरे को स्मॉल वाई से समयुग्मजी रूप में, दोनों ये युग्मक है, दोनों कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। ऐसे गोल और झुर्रीदार, इन्हीं को हमने क्या लिख दिया? गोल पीले, यानी कि गोल पीले। तो गोल को कैपिटल आर और ये पीले। फिर ऐसे हमने क्या लिख दिया? झुर्रीदार हरे, तो दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई। डियर स्टूडेंट, ये समयुग्मजी पादप लिए, इन समयुग्मजी पादपों में से एक यहां से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, दोनों समयुग्मक कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों के मध्य से जो संकरण कराया जाता है, तो उनसे जो प्राप्त पादप हुए F1 पीढ़ी में, वो सभी कैसे प्राप्त हुए? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये युग्मक। इन युग्मकों में फिर संकरण कराया। यहां पर ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इन युग्मकों में फिर स्वयं परागण कराया है, अपने आप में परागण कराना, क्योंकि मटर के पौधे में स्वयं परागण की क्रिया आसानी से की जा सकती थी। यहां पर इन दोनों में स्वयं परागण कराया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक हो गया, एक युग्मक। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा युग्मक हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, चौथा युग्मक हो गया। तो स्वयं परागण से चार युग्मक प्राप्त हुए। इन चारों युग्मकों में डियर स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं इनका चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि इनमें इनके जितने भी युग्मक जो हमको प्राप्त हुए हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों युग्मक हमको समयुग्मज के रूप में प्राप्त हुए। इन्हीं का अब हम यहाँ पर देखेंगे संकरण प्रयोग F2 पीढ़ी के लिए। ये F1 पीढ़ी में है, इनका स्वयं परागण करा दिया F2 पीढ़ी के लिए। अब F2 पीढ़ी के लिए जो युग्मक नर युग्मक में लिए हैं, वही हम लोग क्या करेंगे, यूं का त्यों मादा युग्मक में ले लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके हम जैसे शतरंज पट्ट होता है, ठीक उसी तरीके से हम इसको पट्ट बनाएंगे। नर युग्मक, मादा युग्मक, इन सब का अब हम क्या करेंगे, ये शतरंज पट्ट बन चुका है डियर स्टूडेंट्स। F2 पीढ़ी के लिए हमें F2 पीढ़ी के युग्मक आएंगे, F2 पीढ़ी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे F2 पीढ़ी के लिए कौन से में द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों कैपिटल आर है, इनटू करते चले जाएंगे, दोनों कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला युग्मक हो गया। दूसरा इसका फिर इससे दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, इसका इंटू चारों से। फिर इसका ऐसे हम फिर इनका करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई।
डियर स्टूडेंट्स, ये चेकर बोर्ड बन चुका है। अब हम इनमें देखेंगे इनके लक्षण के आधार पर इनका नामकरण करेंगे। तो गोल और पीले, क्योंकि दोनों कैपिटल हैं तो गोल पीले, ये भी गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, क्योंकि यहां पर पीलापन ये प्रभावी है, कैपिटल वाई या कैपिटल आर स्मॉल प्रभावी है। तो जहां पर स्मॉल आर के साथ में यदि कैपिटल आर आता है तो वो प्रभावी रहेगा। यानी कि सम विषम युग्मज आते हैं एक ही लक्षण को लेकर तो वो प्रभावी रहेंगे, ध्यान रखना। यानी कि कैपिटल आर के साथ में यदि स्मॉल आर आ रहा है तो कैपिटल आर प्रभावी है, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आ रहा है तो स्मॉल वाई प्रभावी है। ये ध्यान रखना है इस चीज को। फिर यहां पर दोनों कैपिटल आर है तो इनको क्या कहेंगे, गोल पीले, ये गोल, स्मॉल वाई दोनों हैं तो हरे, गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले, गोल पीले, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार कैपिटल आर दोनों, दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई तो झुर्रीदार पीले हो गए, दोनों स्मॉल आर झुर्रीदार, झुर्रीदार पीले, ये भी झुर्रीदार पीले, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं सभी में लक्षण प्रारूप में अगर हम जाए तो इसमें लक्षण प्रारूप में गोल पीले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितने हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप में इसमें 9 है गोल पीले। इसके बाद में गोल हरे देखिए, 1 2 और 3 गोल हरे हैं, 3 गोल हरे। फिर आ जाइए झुर्रीदार पीले, 1 2 और 3 झुर्रीदार पीले हैं। और एक है इसमें झुर्रीदार हरा। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 9:3:3:1। ये तो है इसका लक्षण प्रारूप अनुपात दिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम इनमें जीनी संरचना के आधार पर। जीनी संरचना का यदि हम करें बात तो अब हम देखते हैं इसमें जीन के आधार पर क्या अनुपात निकल के आएगा। जीन के आधार पर भी आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल का स्वतंत्र अभिमान का नियम। और इस नियम में इसके आधार पर प्रश्न दिया जा सकता है कि चेकर बोर्ड के माध्यम से या शतरंज पाठ्यविधि के माध्यम से स्वतंत्र अभिमान के नियम को समझाइए। तो ये चेकर बोर्ड है डियर स्टूडेंट, इसको शतरंज पाठ्यविधि के नाम से भी जाना जाता है, चेकर बोर्ड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई जीन के लिए, जीन प्रारूप के लिए। चलिए कैपिटल आर एक है इसमें, कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई। फिर इसके बाद में ऐसे दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल एक स्मॉल वाई कितने हैं, 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक ये रहा ऐसा एक और ये है, तो 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा इधर आ जाए गोल पीले पे, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई। तो
एक तो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों। अब आगे चलिए, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, दो है। अब आ जाइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें 1 2 3 4 ऐसे है 4। फिर आ जाइए अगले पर, ऐसे दोनों कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक है। अगला कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, ऐसा कितना है 1 और 1 ये रहा, 2 हो गए। फिर इनके बाद में आ जाइए दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गए। यहां से आगे स्मॉल आर, तो यहां से आगे का हो गया 1। फिर आ जाइए इस पे, यहां से स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद में एक ही रह गया स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। कितने आए इसके? अब हम देख सकते हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 12 24 12 12 24 12 1। ये कैसा है? इसका जीन प्रारूप अनुपात है, जीन प्रारूप अनुपात। डियर स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं द्विसंकर संकरण में चेकर बोर्ड मेथड में बनाया हुआ है। इसमें अगर पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है, तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, और उसके बाद में जीन प्रारूप अनुपात की बात की जाती है तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इसको हम ऐसे याद रखें, ऐसे अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं सीधा याद रखेंगे 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये द्विसंकर संकरण में F2PD ये ग्रेगर जॉन मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययों का नियम था, जिसके आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल ये बताया कि प्रत्येक पादप अपना स्वतंत्रता पूर्वक लक्षण प्रकट करता है और एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद में आता है मेंडल के नियमों की वंशानुगति का महत्व। और मेंडल के नियमों की वंशानुगति जो थी, इनके महत्वों की यदि हम बात करें तो महत्वों में हम देखते हैं, जिससे पहला महत्व मैं बताने जा रहा हूं वंशानुगति के महत्वों में, यानी कि पहला है कि सजीवों की प्रभाविकता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक हानिकारक घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो पहला तो है प्रभाविकता के नियम में अपना प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 महत्व इसका प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रभाव प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा है हानिकारक जीन को प्रदर्शित भी हम देख सकते हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। दूसरा है जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है, जीन संकल्पना के बारे में जानकारी ग्रहण होती है। महत्वों में जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है। तीसरा जो नियम है इसका मेंडल के नियमों में, वो संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। नए लक्षण व जीवों के बारे में पता चलता है, बारे में पता चलता है। चौथा है इसी में संकरण विधि के द्वारा जो अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको हटाया जा सकता है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता
उपयोगी लक्षणों को मिलाया जा सकता है। संकरण में अनुपयोगी लक्षण जो होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं होता, उनको हटा सकते हैं, उपयोगी लक्षणों को उसमें संकलित कर सकते हैं। मेंडल के उपयोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पादपों में आ जाती है। उनके बाद में मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान और मानव जाति का सुधार देखने को मिलता है संकरण के माध्यम से। मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान सुजनन की मेंडल के नियमों पर ही आधारित थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके महत्व थे, मैं फिर बता रहा हूं, यानी कि संकरण के माध्यम से अपने संतति पीढ़ी में प्रभावों को प्रदर्शित किया जा सकता था, ये महत्व था। जीन संकल्पना के बारे में अत्यधिक मात्रा में जानकारी ग्रहण की जा सकती है कि कौन पादप किस तरीके का है। नए लक्षणों के बारे में पता चल जाता है, जब पीढ़ी संकरण कराया जाता है तो नए लक्षणों के बारे में, नई संतान उद्भव होना ही, अचानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो नए लक्षणों के बारे में जानकारी मिलती है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को संकलित किया जा सकता है। जीवों और पेड़ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान यानी सूजन नीति का जो अध्ययन किया जाता है वो भी ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों के आधार पर ही आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, ये अपना तीसरा जो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। धन्यवाद।